मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं सत्यवान प्रमाणिक। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वॉरियर्स एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। हमारे पिछले वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन और जो स्टोरी था इससे रिलेटेड उसके बारे में चर्चा किया था। उसके बाद बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक और द इफ़ेक्ट ऑफ द वार, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, ठीक है ना, उसमें जो इफ़ेक्ट था, क्या क्या इफ़ेक्ट था, क्या क्या मतलब किस तरह से प्रभावित किया था सोसाइटी को, इसके बारे में हम लोगों ने हमारे लास्ट वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, साथ ही साथ ग्रेट डिप्रेशन के बारे में भी आज हम लोग विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक और अपने साथ पेन और कॉपी ज़रूर रखिएगा, ताकि जो भी हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स या टॉपिक्स की चर्चा करते जाएंगे उसको आप नोट डाउन करते जाइएगा। और वीडियो को अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो आप बार बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट टुडेस सेशन। द वेमार रिपब्लिक के बारे तो आप लोग जान ही चुके होंगे, हमारे लास्ट क्लास में हमने बताया था आपको, ठीक है। वेमार रिपब्लिक का जन्म जो हुआ था ये आपका बोल्शेविक रसिया में जो रिवोल्यूशन हुआ था, ठीक है ना, रशिया में जो रिवोल्यूशन हुआ था बोल्शेविक रिवोल्यूशन, ठीक है ना, तो उसी के तर्ज पर, बोल्शेविक रिवोल्यूशन के तर्ज पर ही वेमार रिपब्लिक का गठन किया गया था, ठीक है। इसमें क्या होता था ना, दे क्रॉस द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ वार वेटरन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी अगर इसमें ऊंचा आवाज़ उठाता था या तो कोई भी विद्रोह करता था इसका, ठीक है ना, तो उसको कुचल दिया जाता था और उसका नाम था आपका फ्री कॉप्स नाम का एक संगठन था, जिसके द्वारा कोई भी अगर विद्रोह करता था या कोई भी ऊंचा आवाज़ करता था या कोई भी किसी भी प्रकार से विद्रोह करता था तो उसको दबा दिया जाता था, क्रश कर दिया जाता था, ठीक है। कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट दो वर्ग थे। कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट उस समय दोनों एक दूसरे का एनिमी बन चुके थे, ठीक है ना। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। जो पॉलिटिकल कट्टरपंथी जो थे, ठीक है ना, वे 1923 का जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था उससे घबराए हुए थे, ठीक है। पॉलिटिकल कट्टरपंथी जो थे तो 1923 में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, उससे वो घबराए हुए थे, ठीक है। और साथ ही साथ जर्मनी जो है वो उनके ऊपर जो कंपनसेशन थोपा गया था, जर्मनी के ऊपर जो कंपनसेशन थोपा गया था उसको उन्होंने पे करने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है, पे करने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया। एंड द फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूर। अब फ्रांस जो है वो पहले रूर जो एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है वो उसके हाथ में नहीं था, लेकिन अब उन्होंने उसको ऑक्यूपाई कर लिया था, ठीक है। और वहाँ पर ये रूर आपको बता दें, ये सबसे बड़ा कोल माइंस एरिया है, ठीक है ना। रूर जो है ये कोयला खदान, बहुत बड़ा कोयला खदान है, कोल माइंस एरिया है, ठीक है। इससे देश को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होती है वहाँ का एक्सपोर्ट करके, ठीक है ना। द इमेज ऑफ जर्मन्स कैरिंग cartloads of currency notes to buy a loaf of bread was widely published, evoking worldwide sympathy, ठीक है। तो एक पिक्चर, एक इमेज, जर्मनी में एक इमेज तैयार किया गया था, जिसमें जो वहाँ के ऑफिशियल्स हैं वो क्या किए थे उसमें कि बॉक्स में भर के नोट्स करें। उस समय एक्चुअली डिप्रेशन हो गया था, ठीक है, मतलब ग्रेट डिप्रेशन का समय था, उस समय इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था। उस समय ब्रेड का क्या कहें, आपको बता दें, आपको जो करेंसी का जो वैल्यू है, ठीक है ना, करेंसी का जो वैल्यू है वो घट गया था। करेंसी का वैल्यू घटने के कारण जो प्रोडक्ट का जो एसेंशियल प्रोडक्ट है उसका प्राइस हाई हो गया था। प्राइस हाई नहीं था, लेकिन वैल्यू, करेंसी का वैल्यू घटने से ऑटोमेटिक प्राइस हाई हो जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी प्रोडक्ट का, ठीक है ना। इसी तरह से
उस समय बहुत ज़्यादा करेंसी नोट तैयार किया गया जर्मन्स के द्वारा और उसको एक पिक्चर में शो दिखाया गया, ठीक है ना। वो पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व भर में उसको सिंपैथी मिला, उस जो पब्लिसिटी किया था उन लोगों ने उसको, ठीक है ना। दिस क्राइसिस केम टू बी नॉन एज हाइपर इन्फ्लेशन, और ये जो क्राइसिस हुआ था उस समय, ठीक है, करेंसी का जो वैल्यू डाउन हो गया था, ये क्राइसिस जो हुआ था इसको हाइपर इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ए सिचुएशन ऑन प्राइस राइज फेनोमेनली हाई। प्राइस राइज करने का मतलब क्या, प्राइस किसी का बढ़ जाना, ठीक है ना, किसी भी वस्तु का प्राइस बढ़ जाना। वस्तुतः प्राइस नहीं बढ़ता है, लेकिन करेंसी का वैल्यू जो है घट जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ का करेंसी का, हमारे यहाँ मतलब विदेश का 76 रुपया, मतलब 75 रुपीज़, हमारे यहाँ का 76 रुपया विदेश का $1 होता है, ठीक है ना। तो वहाँ का 1 रुपया कहने का मतलब हमारे यहाँ का 76 रुपया। तो इस तरह से हमारे यहाँ का करेंसी वैल्यू क्या है, वहाँ से कम है, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं कि उस समय इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ और एक बहुत बड़ा डिप्रेशन का दौर चला उस समय, ठीक है ना। बहुत बड़ा डिप्रेशन का दौर चला, और इस डिप्रेशन का दौर क्या था, इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। डिप्रेशन था आपका 1924 से 1928, 3 साल का, द ईयर्स बिटवीन, ठीक है ना। ये लगभग 24 to 28 के बीच का है, ठीक है ना। सम स्टेबिलिटी, इस समय कुछ स्टेबिलिटी था। 1924 से 1928 के बीच में कुछ स्टेबिलिटी दिखा, ठीक है ना। लेकिन उसमें हुआ क्या, बता दे रहे हैं आपको। सपोर्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स वाज विथड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929। 1924 से 28 के बीच में इकोनॉमिक कुछ हद तक स्टेबिलिटी था, स्थिरता था उस समय। लेकिन जब 1929 में वॉल स्ट्रीट का एक्सचेंज क्रैश हो गया, गिर गया, ठीक है ना, तो जो शॉर्ट टर्म लोन्स दिया गया था, ठीक है ना, इसके शॉर्ट टर्म लोन्स में जो समर्थन था लोगों का, ठीक है ना, उसको वापस ले लिया गया, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन स्टार्टेड। तो बहुत बड़ा डिप्रेशन स्टार्ट हुआ, इकोनॉमिक डिप्रेशन लगा 3 साल तक ये डिप्रेशन चला, ठीक है ना, इकोनॉमिक डिप्रेशन, ये 1929 to 1932, ठीक है। द नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फेल बाय हाफ। यूएसए का जो नेशनल इनकम था वो आधा से गिर गया, आधा से ज़्यादा गिर गया। द इकोनॉमिक ऑफ जर्मनी वाज वर्स्ट हिट। जर्मनी का इकोनॉमिक तो पूरी तरह से प्रभावित हो चुका था, बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो चुका था। वर्कर्स बिकम जॉबलेस एंड वेंट ऑन स्ट्रीट विथ प्ले कार्ड शेइंग विलिंग टू डू एनी वर्क। जितने भी वर्कर्स थे उन जॉबलेस हो गए थे और कुछ भी काम करने के लिए वो तैयार थे। वो कुछ भी, जो भी काम मिल जाए वो करने के लिए वो तैयार थे। कुछ यूथ थे, यूथ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए, ठीक है ना। जो यूथ थे वो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए, इंडल्ज हो गए, ठीक है। मिडिल क्लास और जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, द मिडिल क्लास एंड द स्मॉल बिजनेसमैन वर फिल्ड विद फियर ऑफ प्रोलेटेरियनाइजेशन। जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे और मिडिल क्लास के लोग थे, वो सब तरफ से, कहने का मतलब जो उस समय की स्थिति थी, शर्व हाराकरण जिसको कहते हैं, सब तरफ से हारा हुआ, ठीक है ना, ऐसी स्थिति थी। ऐसी स्थिति में वे डरे हुए थे। एंजाइटी ऑफ बीइंग रिड्यूस्ड टू द रैंक ऑफ द वर्किंग क्लास एंड और अनएम्प्लॉयमेंट। सभी तरफ दुख का माहौल भरा हुआ था, जिसमें रैंक का घटना, ठीक है ना, जो रैंक था वो रैंक का घटना, फिर अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का घटना, ये सब बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय था उस समय के लिए। पॉलिटिकली आल्सो द वेमर रिपब्लिक वाज फ्राजिल। आपको बता दें, जो वेमर रिपब्लिक था, ठीक है, वेमर रिपब्लिक था, पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो वो बहुत ही नाजुक था। पॉलिटिकली बहुत ही नाजुक था वेमर रिपब्लिक। द वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स
मेड इट अनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप। ये वेमर रिपब्लिक के अंदर ही अंदर, ठीक है, इसके अंदर ही अंदर कुछ खामियां थी, कुछ दोष था, कुछ डिफेक्ट था जो कि इसको अस्थिरता मतलब इसको प्रभावित कर रहा था। कहने का मतलब ये अस्थिर टाइप से था, ठीक है ना, इसको प्रभावित कर रहा था और इसका जो ये डिक्टेटरशिप की ओर संवेदनशील हो रहा था, ठीक है ना। वन इनहेरेंट डिफेक्ट वाज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अगर एक डिफेक्ट अगर देखा जाए, उसका अंदरूनी डिफेक्ट अगर देखा जाए तो वो क्या था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था। और दूसरा डिफेक्ट क्या था, आर्टिकल 48। पहला डिफेक्ट तो था आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा डिफेक्ट था आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 क्या है आप पूछिएगा, तो आर्टिकल 48 क्या है, विच गेव द प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज इमरजेंसी। आर्टिकल 48, ठीक है ना, आर्टिकल 48 में क्या था उसमें कि प्रेसिडेंट कभी भी कहीं भी इमरजेंसी इम्पोज कर सकता था, इमरजेंसी डाल सकता था। कहने का मतलब इसको हम लोग राष्ट्रपति शासन जैसे कहते हैं, ठीक है ना, वो कर सकता था। सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल्स बाय डिक्री। और कोई भी रूल्स था या तो कोई भी राइट्स होता है पब्लिक का, उसको वो डिक्री के द्वारा हटा सकता था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द स्टॉक मार्केट कोलैप्स। जब स्टॉक मार्केट कोलैप्स कर गया, ठीक है ना, वॉल स्ट्रीट में जब स्टॉक मार्केट कोलैप्स कर गया, और डेट था आपका ट्यूसडे अक्टूबर 29, 1929, जो 3 साल तक चला था, बताया था, ठीक है। इट सेंट फाइनेंशियल मार्केट वर्ल्ड वाइड इनटू ए टेल स्पिन विद डिजास्टरस इफेक्ट। और इसके बाद दुनिया भर के वित्तीय बाजारों को विनाशकारी प्रभाव के साथ एक टेल स्पिन में भेज दिया गया, ठीक है ना। सो द जर्मन इकोनॉमी वाज स्पेशली वल्नरेबल। जर्मन इकोनॉमिक तो आपको पता ही है कमज़ोर था, ठीक है ना। जर्मन का जो इकोनॉमिक था वो कमज़ोर था, संवेदनशील था। सिंस इट वाज बिल्ट ऑफ फॉरेन कैपिटल, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वो फॉरेन कैपिटल विदेशी पूंजी के द्वारा ही उसको बनाया गया था वहाँ का इकोनॉमी को, ठीक है ना, वो उसका अपना कुछ अस्तित्व नहीं था। मोस्टली लोन फ्रॉम अमेरिका एंड वाज वेरी डिपेंडेंट ऑन फॉरेन ट्रेड। ज़्यादातर लोन अमेरिका से लिया गया था, ठीक है, इन जर्मन इकोनॉमी के लिए, जर्मन इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादातर लोन जो था, मोस्टली लोन जो था वो अमेरिका से लिया गया था। और ये बेसिकली ये फॉरेन ट्रेड पर ही ये निर्भर करता था। When those loans suddenly came due, ठीक है ना, जब वो लोन अचानक से, जैसे ग्रेट डिप्रेशन तो इकोनॉमिक डिप्रेशन हो चुका था, अब वो लोन ड्यू हो गया, ठीक है, ड्यू हो गया कहने का मतलब वो चुका नहीं पा रहे हैं अब, ठीक है। एंड व्हेन द वर्ल्ड मार्केट फॉर जर्मन एक्सपोर्ट ड्राइड अप। अब सीधी सी बात है, जब इकोनॉमिक डिप्रेशन है तो वर्ल्ड का जो मार्केट है, एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो ड्राइड अप हो गया, मतलब वो नहीं हो रहा है, अब सूख गया। द वेल ऑयल जर्मन इंडस्ट्रियल मशीन क्विकली ग्राउंड टू ए हाल्ट। और इस तरह से उनका जो इंडस्ट्रियल एरिया था, कहने का मतलब इंडस्ट्रियल मशीन क्विकली ग्राउंड टू ए हाल्ट मतलब उनका जो इंडस्ट्रियल एरिया था वो बंद हो गया। प्रोडक्शन नहीं होगा, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा तो प्रोडक्शन नहीं, क्योंकि ये तो सीधी सी बात है, हम जानते हैं कि इनका मार्केट जो था वो वर्ल्ड मार्केट था, ठीक है ना, इनका वर्ल्ड मार्केट था। और वर्ल्ड मार्केट में जब एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा है तो प्रोडक्शन का क्या फ़ायदा। प्रोडक्शन नहीं होगा तो उनका मशीन क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन करने का मतलब वो रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि प्रोडक्शन लेवल गिर जाता है, ठीक है ना, एज प्रोडक्शन लेवल फेल्स जर्मन वर्कर्स विल लेड ऑफ। अब जर्मन वर्कर, प्रोडक्शन खत्म हो गया, प्रोडक्शन रुक गया तो जर्मन वर्कर्स भी रुक जाएंगे, उनको भी हटा दिया जाएगा। अलॉन्ग विद दिस बैंक फेल थ्रू आउट जर्मनी। जितना भी बैंकिंग सिस्टम था वो भी, देखिए अब जर्मनी का एक चीज़ आप गौर से समझिए, ठीक है ना। पहला बात तो कि जर्मनी
जो है जर्मनी में मोस्टली लोन्स जो है वो अमेरिका से लिया गया है। दूसरा बात, ये जर्मनी का जो इकोनॉमिक है ये फॉरेन ट्रेड पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जब एक्सपोर्ट ही नहीं होगा, मशीन डाउन हो गया, वर्कर्स लेड ऑफ हो गए, ठीक है ना, जब सारा ट्रांजैक्शन रुक गया तो बैंक, तो स्वाभाविक बात है कि वहाँ का बैंक भी रुक जाएगा, बैंक भी फेल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर सारा प्रोडक्शन, सारा बिजनेस ट्रेडिंग चलता रहेगा तो बैंक का काम चलता रहेगा, लेकिन सारा कुछ रुक जाएगा तो बैंक रुक जाएगा। सेविंग अकाउंट, द रिजल्ट ऑफ द ईयर ऑफ हार्ड वर्क व इंस्टेंटली वाइप्ड अप। जितने भी सेविंग अकाउंट थे सभी कुछ साफ हो गए। क्लियर बात है। इन्फ्लेशन सुन फॉलोड, मेकिंग इट हार्ड फॉर द फैमिलीज टू परचेज एक्सपेंसिव नेसेसिटीज विद डिवैल्यूड मनी। मनी का वैल्यू घट गया था, जैसे हमने बताया था आपको पहले ही, मनी का वैल्यू कम हो गया था, मनी का वैल्यू घट गया था, और इसका मनी का वैल्यू घटने से प्रोडक्ट का प्राइस हाई लगने लगा था। प्रोडक्ट का प्राइस हाई हो गया था, जो नेसेसिटी, ज़रूरत की चीज़ें थी उसको भी जुगाड़ कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था जर्मनी में, ठीक है। ओवरनाइट द मिडिल क्लास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग so many German families enjoyed was ruined। रातों रात क्या हुआ ना, जो स्टैंडर्ड लिविंग कर रहे थे जर्मनी में, जो फैमिली एंजॉय कर रहे थे, वो ruined हो गए, मतलब बर्बाद हो गए, ठीक है। उनका बिजनेस ढह गया, सब बर्बादी की कगार में आ गया। इन्फ्लेशन आ गया बाय द इवेंट ऑफ आउटसाइड जर्मनी, ठीक है ना, बियॉन्ड देयर कंट्रोल। उनका जो कंट्रोल था वो हट गया, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, ठीक है ना, उनके कंट्रोल में नहीं रहा मार्केट अब। द ग्रेट डिप्रेशन बिगेन एंड दे वर कास्ट इनटू पॉवर्टी। ग्रेट डिप्रेशन यहीं से स्टार्ट होता है, बहुत बड़ा डिप्रेशन, और सभी को गरीबी में, पॉवर्टी में झूलते हैं, पॉवर्टी में सभी को कास्ट कर दिया जाता है, कहने का मतलब गरीबी जूझते हैं। एंड ए डीप माइजरी एंड बिगेन लुकिंग फॉर ए सोल्यूशन, एनी सोल्यूशन। बहुत ही दुख की बात थी ये, और वे इसका सॉल्यूशन खोज रहे थे कि क्या सॉल्यूशन होगा इसका, कुछ न कुछ सॉल्यूशन, कुछ भी सॉल्यूशन इसका निकालने के लिए वो तैयार थे, क्योंकि उनके पास अब कोई और चारा नहीं बचा था। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये आपका जर्मनी में किस तरह से ग्रेट डिप्रेशन आया, किस तरह से मनी डिवैल्यूड हुआ, और किस तरह से वहाँ का इन्फ्लेशन आया, लोग पॉवर्टी की कगार में चल गए, बिजनेस रुक गया, इंडस्ट्री रुक गए। कारण एक ही था, कारण ये था कि वहाँ जर्मनी का जो मार्केट था वो फॉरेन मार्केट था, दूसरी बात वो लोन पर टिका हुआ था, इसलिए ये ग्रेट डिप्रेशन उनको झेलना पड़ा। आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट डे हम चर्चा करेंगे हिटलर राइज टू पावर हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तो कैसा लगा आप लोगों का हमारा ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, ठीक है ना। और वीडियो को बार बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। फिर से एक बार, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को हमारे वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी इसका फ़ायदा ले सकें, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। हम आपके जीवन के लिए शुभकामनाएं करते हैं, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने जीवन में सफल होइए। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।